नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विशाल, आप सबका स्वागत है स्टॉक बॉक्स के स्टॉक मार्केट प्लस फाइनेंशियल अपडेट्स में। यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं ऐसे आर्टिकल्स जो आपके फाइनेंसेस, आपके इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू, आपकी इनकम, आपके खर्चे और ऐसी चीज़ों को अफ़ेक्ट करते हैं जो आप पैसे से रिलेटेड है, आपके मॉनेटरी डिसीजन से रिलेटेड है। तो अगर आपको ऐसी वीडियोज़ पसंद है, ऐसा कंटेंट पसंद है, तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऑलमोस्ट 1 वीक से मैंने कोई वीडियो अपलोड नहीं की है क्योंकि थोड़ी हेल्थ इश्यूज़ थी मुझे जिसकी वज़ह से मैं वीडियोज़ नहीं बना पा रहा था। बट अब हम इसे दोबारा से स्टार्ट कर रहे हैं तो आई होप कि हम इसे कंटिन्यूटी में चलाते रहेंगे विदाउट एनी काइंड ऑफ हर्डल्स। तो यहाँ पे एक ओवरव्यू लेता हूँ मैं आज के आर्टिकल्स का। अगर आप देखना चाहते हैं तो यहाँ पे सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे किस तरीके से बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में जो टॉप 100 कंपनीज़ हैं, उनके रेवेन्यू लगातार नीचे गिर रहा है। तो क्या रीज़न है? एंड प्रॉफिट 5 गुना बढ़ गया है। इसका क्या रीज़न है? स्टील कंपनीज़, हो सकता है ये काफ़ी स्लो एक्सपेंशन करें कैपेसिटी का, क्योंकि इम्पोर्ट काफ़ी ज़्यादा इनके मार्जिन्स को हिट कर रहा है। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है स्टील हमारे ग्रोथ के लिए, तो ये देखना होगा कि किस तरीके से हमारे ग्रोथ पे असर पड़ता है। ट्रम्प ने डबल किया है कनाडा स्टील एंड एल्यूमीनियम टैरिफ्स को टू 50%। ट्रम्प ने जो टैक्स लगना था कनाडा के स्टील और एल्यूमीनियम इम्पोर्ट पर अब 50% कर दिया, उसे 50% से। Rapido in talks to challenge Swiggy and Zomato in food delivery space। तो यहाँ पे राइड हेलिंग ऐप रैपिडो है, ये फूड डिलीवरी स्पेस में आने की बात कर रहा है, तो काफ़ी बड़ा चैलेंज हो सकता है ज़ोमैटो और स्विगी के लिए। मित्तल एंड मस्क चार्ट अ सरप्राइज ऑर्बिट। यहाँ पे हमारे अगर आप देखेंगे भारती एयरटेल हमारा जो ग्रुप है, काफ़ी बड़ा ग्रुप है इंडिया में, टेलीकॉम का सबसे बड़ा ग्रुप है। एंड एलॉन मस्क के साथ ये स्टारलिंक को इंडिया में लाने की बात कर रहे हैं, तो काफ़ी दिनों से इस बारे में चर्चा चल रही है। बट हमें देखना होगा कि किस तरीके के टर्म्स एंड कंडीशंस आते हैं, किस तरीके का बिज़नेस मॉडल ये एक-दूसरे के साथ लेकर आता है और क्या ये जियो और आइडिया के लिए काफ़ी हानिकारक हो सकता है, ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। तो शुरुआत करता हूँ मैं पहले आर्टिकल से। Top 100 BSE companies see revenue fall to a third in 2024, fivefold profit rise। तो जो हमारी पेस है, मतलब स्पीड है रेवेन्यू ग्रोथ का टॉप 100 लार्ज आईटी एंड लिक्विड कंपनीज का बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में, ये गिर करके अब सिर्फ एक तिहाई रह गया है, वन थर्ड पे आ गया है। ठीक है, अगर आप 2023 से कंपेयर करते हैं तो ऑल्दो इनका प्रॉफिट एक्सपेंशन 5 गुना हुआ है, मतलब ये कंपनीज़ का प्रॉफिट 5 गुना बढ़ चुका है। लेकिन अगर आप रेवेन्यू देखोगे, तो रेवेन्यू की जो तेज़ी है बढ़ने की, वो घट चुकी है। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस अगर आप बीएसई 100 कंपनीज़ का अगर आप देखेंगे, काफ़ी ब्रॉड रिप्रेजेंटेशन है ये। तो यहाँ पे भी स्लो डाउन दिख रहा है हमें अक्रॉस मैन्युफैक्चरिंग, सर्विसेज़, कंज्यूमर कंपनीज़, ये सारे सेक्टर्स में हमें काफ़ी स्लो डाउन देखने को मिल रहा है रेवेन्यू में। अगर आप रेवेन्यू को कंपेयर करो, तो ये इंटरेस्टिंग डेटा है। रेवेन्यू इन कंपनीज़ के 9% बढ़े हैं, ठीक है? और जो नेट प्रॉफिट है वो बढ़ा है 32% 2024 में। अब रेवेन्यू बढ़ा था पहले कितना 25% 2023 में और प्रॉफिट बढ़े थे सिर्फ 7%। तो कहीं न कहीं अब देखो, प्रॉफिट जो पहले कितना 7% बढ़ा था, अब 32% बढ़ रहा है और रेवेन्यू जो पहले 25% से बढ़ा था, अब 9% से बढ़ा। तो फोकस काफ़ी कॉस्ट कटिंग पे आया है, हमें ऐसा लगता है कंपनीज़ के लिए, और रेवेन्यू कहीं न कहीं यहाँ पे प्लैट्यू होता हुआ नज़र आ रहा है। जो ओवरऑल कंजम्पशन है वो रीज़न है कि ये स्लो डाउन हमें देखने को मिल रहा है। ओवरऑल कंजम्पशन में ही काफ़ी कमी आई है पहले से। अगर आप देखेंगे ऑयल, गैस, स्टील बिज़नेसेस जहाँ पे प्राइस बिल्कुल नीचे चल रहे हैं। ऑयल के प्राइसेज़ नीचे चल रहे हैं, स्टील के, गैस के, और रीज़न क्या है? कंजम्पशन ही कम है। कंजम्पशन नहीं होगा तो कैसे होगा ग्रोथ? तो बीएफएसआई अगर आप देखें, बीएफएसआई मतलब बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज़, ठीक है? और इसके अलावा इंश्योरेंस, ये बीएफएसआई होता है। और अगर आप इसको हटा दो, बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज़ एंड इंश्योरेंस को, हमारे ओवरऑल ग्रोथ में से, तो कहीं न कहीं हमें देखने को मिलता है कि ज़्यादा ग्रोथ आ ही नहीं रही है, ठीक है? और ये ऑडरेट और मॉडरेट हो जाएगा ग्रोथ फर्दर। तो यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें अगर मैं देखूँ तो जो अफ़ेक्ट कर रही है, लेकिन कंज़म्पशन को सबसे बड़ा रीज़न दिखाया जा रहा है इस टाइम पे, और एक इन्फ्लेशन बड़ा, मैं कहूँगा, रीज़न रहा है। कई लोग ये भी कह रहे हैं कि इन्फ्लेशन की वज़ह से कंज़म्पशन कहीं न कहीं स्लो हुआ है। तो बात करें अगर इन्फ्लेशन की, तो फूड इन्फ्लेशन अब लगातार नीचे जा रहा है, ठीक है? सॉफ्ट हो रहा है कुछ महीनों से, और यहाँ पे रेट कट्स भी हमें लग रहा है आगे और आएँगे। आरबीआई थोड़ा और रेट कट्स आगे कर सकता है। अर्बन कंज़म्पशन यहाँ पे थोड़ी साइन दिखेगी रिकवरी की, क्योंकि आप देखिए रूरल कंज़म्पशन तो बढ़ रहा है, लेकिन अर्बन कंज़म्पशन 1 साल से बिल्कुल मरा पड़ा है। तो यहाँ पे कोई ग्रोथ नहीं देखने को मिल रहा है। अभी शहरों में लोग पैसे कम खर्च कर रहे हैं, कंजूसी कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमें लग रहा है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स भी जो है हमारा, ये 4% के नीचे आ जाएगा, जो हमारा मैं कहूँगा टारगेट है आरबीआई के लिए। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो
यहाँ पे इनका कहना है कि हम लोग एक बहुत अनसर्टेन टाइम्स में रह रहे हैं। काफ़ी चीज़ें मैक्रो फैक्टर्स पे डिपेंड करती है कि आगे क्या होगा। जैसे जियोपॉलिटिक्स है, मैक्रो इकोनॉमिक्स है, आगे ट्रेड वॉर होता है, क्या होता है डिफरेंट कंट्रीज़ के बीच में। वहाँ इंडिया के लिए अपॉर्च्युनिटीज़ आती हैं या परेशानियाँ आती हैं। ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिससे इस पे डिपेंड करने वाला है कि आगे हम किस तरीके की पॉलिसीज़ में मैं कहूँगा सर्वाइव करने वाले हैं। Steel companies may go slow on capacity expansion as imports hit margins. Steel companies ये हो सकता है अपने इन्वेस्टमेंट को होल्ड बैक करें और एक्सपैंड करें कैपेसिटी को, क्योंकि यहाँ पे इंपोर्ट्स बड़ी तेजी से यहाँ पे हमें बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और इसकी वजह से प्रॉफिट मार्जिन काफी घट रहा है। अब आप समझो कि आप एक सब्जी बेचते हो फॉर एग्जांपल, या आप आलू बेच रहे हो, तो आलू के रेट ना आप नहीं डिसाइड करते हो, मार्केट डिसाइड करता है डिमांड और सप्लाई के हिसाब से इस बार कितने आलू हुए हैं, कितनी डिमांड रहने वाली है। तो अगर 4 अलग-अलग देशों से आलू आ जाए और वो लोग भी आपके बगल में ही दुकान खोल लें, तो कहीं न कहीं ऐसा होगा ना कि आप कैसे आलू बेच रहे हो ये भी मैटर नहीं करता, जो दाम है वो लगातार और गिरेंगे। क्योंकि बे खरीदने वाले लोग उतने ही हैं, लेकिन अब बेचने वाले 5 नए लोग और आ गए हैं, सप्लाई ज़्यादा बढ़ गई है। स्टील का सेक्टर बिल्कुल इसी आलू के एग्ज़ाम्पल की तरह है। इंडिया में स्टील आप प्रोड्यूस करो, किसी भी दाम पे करो, प्राइस आप नहीं सेट करोगे, प्राइस क्या सेट करता है? कितनी डिमांड है, ठीक है? और कितना सप्लाई है उसके अगेंस्ट। अब सप्लाई इंडिया में हमारे चाइना, जापान और साउथ कोरिया इन तीनों जगह से काफ़ी सप्लाई आ रहा है। और यही रीज़न है कि हमारी स्टील कंपनीज़ आगे एक्सपेंशन का नहीं सोच रही हैं। ये स्लो डाउन करेंगे अपने एक्सपेंशन को, इन्वेस्टमेंट को, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी एडवर्सली इम्पैक्ट हुआ है इनका प्रॉफिट इंक्रीजिंग इंपोर्ट्स की वजह से। तो अगर इंपोर्ट्स ऐसे ही बढ़ते रहे तो इनको प्रॉफिट और कम होगा, तो ये क्यों नया इन्वेस्टमेंट करें और नए प्लांट को सेटअप करें। जो लेटेस्ट टैरिफ है इसने और अनसर्टेनिटी ऐड कर दी है कि अगर यूएस टैरिफ लगा देता है 50-50% का दूसरी कंट्रीज़ पे, तो सारा सामान यूएस की जगह इंडिया में डंप कर देंगे, राइट? तो ये एक बहुत बड़ा इश्यू रहने वाला है। बहुत सारे स्टील प्रोड्यूसर्स ने तो अनाउंस ही नहीं किया है कोई नया इन्वेस्टमेंट प्लान, क्योंकि यहाँ पे आगे डर और बढ़ रहा है। तो स्टील एक ऐसा सेक्टर है जहाँ आपको ध्यान से फ़ॉलो अप करना है चीज़ों पे, कि कहीं ऐसा ना हो कि यूएस के टैरिफ वॉर की वज़ह से इंडिया एक डंपिंग ग्राउंड बन जाए फॉरेन स्टील का। एंड कंट्री की जो क्रूड स्टील कैपेसिटी भी हमारी वो है अराउंड 180 यहाँ पे एमटी है, विद अनदर 120 एमटी टू बी एडेड इन नेक्स्ट 5 ईयर्स। सो 120 मेट्रिक टन्स और ऐड होंगे अगले 5 सालों में। तो यहाँ पे करीब $120 बिलियन का एक्सपेंशन भी प्लान था। तो क्योंकि प्रॉफिटेबिलिटी इन्हें पता है कि आगे नहीं बढ़ने वाली है, तो ये एक्सपेंशन आगे अभी करने के लिए पॉज़ करके बैठे हैं, अभी कोई नया स्टेप्स नहीं ले रहे। Trump doubles Canada steel and aluminum tariffs to 50%. प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने ट्यूसडे को डबल किया है अपने प्लान टैरिफ्स को ऑन ऑल इंपोर्ट्स ऑफ स्टील एंड एल्यूमिनियम। स्टील और एल्यूमिनियम जितना भी कनाडा से आने वाला है, अब इस पे 50% टैरिफ लगेगा। क्यों? क्योंकि ओंटारियो ने 25% का टैरिफ लगा दिया इलेक्ट्रिसिटी एक्सपोर्ट्स पे टू यूएस। तो ट्रंप ने कहा है पोस्ट में ट्रुथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कि उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था अपने कॉमर्स सेक्रेटरी को कि एडिशनल 25% टैरिफ लेकर आए ऑन मेटल्स, जो वेडनेसडे से लागू होगा, वेडनेसडे मॉर्निंग से। एंड कनाडा को इमीडिएटली ड्रॉप करना होगा इनका एंटी अमेरिकन फार्मर टैरिफ। इनका ये कहना है कि कनाडा अमेरिकी किसानों पर भी 250 से 400% तक का टैरिफ लगा देता है डेयरी प्रोडक्ट्स पे और बाकी चीजों पे, जिसकी वजह से काफी प्रॉब्लम्स फेस करते हैं अमेरिकन फार्मर्स कनाडा के साथ बिजनेस करने में। तो ये कनाडा को तुरंत हटाना चाहिए। और कहा कि हम और आगे टैरिफ्स बढ़ा देंगे कार्स पे और बाकी चीजों पे, अगर आप इसी तरीके का बर्ताव करोगे, इसी तरीके से रिएक्ट करोगे। तो यहाँ पे काफ़ी मैं कहूँगा अनसर्टेनिटीज़ रहने वाली है आगे। देखते हैं क्या होता है, प्रैक्टिकली ये टैरिफ्स इम्प्लीमेंट हो पाते हैं, नहीं हो पाते हैं। ये कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन तब तक के लिए जो हमारे पॉलिसी मेकर्स हैं, वो बहुत कन्फ्यूज़ रहने वाले हैं। तो हमारी लाइफ़ भी आगे सर्टेन बहुत ज़्यादा नहीं, आप ऐसा मान के चलो। रैपिडो इन टॉक्स टू चैलेंज स्विगी एंड ज़ोमैटो इन फूड डिलीवरी स्पेस। राइड हेलिंग ऐप रैपिडो है, आपने देखा होगा, आप बाइक बुक कर सकते हो, ऑटो, कैब, कुछ भी चीज़ें आप रैपिडो से बुक कर सकते हो। इट्स नॉट बैड, एक्चुअली अच्छा है। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि हम ना रेस्टोरेंट बिज़नेस में भी आने का सोच रहे हैं। स्विगी और ज़ोमैटो की तरह हम भी रेस्टोरेंट डिलीवरी करेंगे। तो सीनियर रैपिडो एग्जीक्यूटिव्स अभी मीटिंग कर रहे हैं और इस बारे में डिस्कस कर रहे हैं। अब मैं एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, रैपिडो में स्विगी ने खुद इन्वेस्ट कर रखा है। यस, लेकिन उसमें ना ऐसा कोई क्लॉज़ नहीं था इन्वेस्टमेंट के टाइम पे कि हाँ, हम ये बिज़नेस नहीं करेंगे जो आप कर रहे हो, ठीक है? तो स्विगी का जो इन्वेस्टमेंट था, इसमें कोई एक्सक्लूसिविटी नहीं था कि जो बिज़नेस स्विगी कर रहा है वो आप नहीं करोगे। तो यहाँ पे कहीं न कहीं रैपिडो चाहता है कि ये नेक्स्ट फेज़ ऑफ ग्रोथ लेकर आए, इस तरीके से जहाँ पे ये इवॉल्व हो, ये क्विक डिलीवरी भी प्रोवाइड करे, फूड डिलीवरी भी प्रोवाइड करे। तो इनके पास ऑलरेडी बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है।
बहुत सारे राइडर्स हैं, कंपनी प्रेज़ेंट है इन ओवर 100 सिटीज़ और एक्सपैंड कर रही है टू 500 सिटीज़ अक्रॉस इंडिया। और फरवरी में इन्होंने रेज़ किया था $30 मिलियन डच इन्वेस्टर प्रोसेस से एज़ एन एक्सटेंशन ऑफ 200 मिलियन राउंड लास्ट ईयर बाय वेस्टब्रिज कैपिटल। तो $200 मिलियन पिछले साल रेज़ किए थे और इस साल इन्होंने रेज़ किया है $30 मिलियन। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो काफ़ी बढ़िया जंप आ सकता है एंड काफ़ी मतलब ये यहाँ पे एक्सेल कर सकते हैं क्योंकि ऑलरेडी इनका इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप है और यहाँ पे प्रॉब्लम्स भी हैं। रैपिडो इसलिए आया था क्योंकि जो उबर और ओला है ना, इनको काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया जाता था कि ड्राइवर्स को ना पे नहीं कर रहे थे अच्छा। जैसे ड्राइवर ₹100 कमा रहा है, उससे अच्छा खासा ये खुद ही ले ले रहे हैं ओला और उबर। तो कहीं न कहीं यहाँ पे काफ़ी प्रॉब्लम्स आई। तो इसीलिए रैपिडो यहाँ पे आया और उन्होंने काफ़ी अच्छा एक प्राइस मैं कहूँगा एग्रीमेंट ड्रा किया अपने सर्विस प्रोवाइडर्स के साथ, पार्टनर्स के साथ। तो वैसे ही हो सकता है ये कुछ फूड डिलीवरी बिज़नेस में भी करें तो इससे ज़ोमैटो देखिए रैपिडो का फ़ायदा ना हो या ना हो लेकिन ज़ोमैटो, स्विगी का तो काफ़ी लॉस होगा मेरे हिसाब से, अगर ये ऐसा करते हैं तो। बूस्टर फॉर स्टारलिंक्स इंडिया सैटकॉम प्लान्स मित्तल एंड मस्क। भारतीय एयरटेल लेकर आएगा एलॉन मस्क के स्टारलिंक हाई स्पीड सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस को टू कस्टमर्स इन इंडिया। ये यहाँ पे काफ़ी लोगों को अट्रैक्ट किया है इन्होंने, मैं तो कहूँगा काफ़ी बड़े-बड़े बिज़नेसमैन को। एंड बिसाइड्स भारती एयरटेल इटसेल्फ जो सैटकॉम फ्री है विथ वन ऑफ इट्स OneWeb ऑफरिंग हैज़ प्रीवियसली अपोज्ड स्टारलिंक सेंस मतलब मैं अब एक स्टोरी बता देता हूँ मैं आपको। स्टारलिंक एलॉन मस्क की कंपनी है, दुनिया भर में अगर आप देखेंगे तो लोग इसे यूज़ करते हैं। काफ़ी एक्सपेंसिव है, इंडिया के लिए तो प्रैक्टिकली नहीं इतनी एक्सपेंसिव है, लेकिन इसमें ना आपको कुछ ज़्यादा कनेक्शन-वनेक्शन चाहिए नहीं। आप सैटेलाइट के थ्रू डायरेक्टली इंटरनेट यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे भारती एयरटेल की कंपनी है OneWeb जिसने बहुत स्ट्रांगली अपोज़ किया था कि भई ये चीज़ तो इंडिया में आनी ही नहीं चाहिए, सबसे पहले क्योंकि डोमेस्टिक जो मार्केट है उसको पूरी तरीके से हो सकता है डिस्ट्रॉय कर दे, हम कम्पीट ही नहीं कर पाएँगे इनके अगेंस्ट। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे अब भारती एयरटेल ही पार्टनरशिप करने की बात चल रही है इसकी स्टारलिंक के साथ। इंडिया का जो सेकंड लार्जेस्ट टेलीकॉम कैरियर है, जिसे सुनील मित्तल लीड लीड करते हैं, इन्होंने मस्क के स्पेसएक्स के साथ एक पैक्ट साइन किया स्टारलिंक ऑफरिंग और ये फर्स्ट एग्रीमेंट है जो इंडिया में साइन किया गया है सब्जेक्ट टू स्पेसएक्स रिसीविंग इट्स ओन ऑथराइजेशंस टू सेल स्टारलिंक इन इंडिया। तो इन्हें भी ऑथराइजेशंस लेने होंगे कि स्टारलिंक को इंडिया में बेच पाएँ। आते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पे, तो जो प्रेसिडेंट है यहाँ पे और चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर है स्पेसएक्स के, इन्होंने ऐड किया कि एयरटेल ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है इंडिया में एंड इनके साथ काम अगर ये करेंगे तो ये कॉम्प्लीमेंट करेगा काफ़ी इनके नेट ऑफरिंग्स को एंड काफ़ी अच्छा ये ग्रो कर पाएँगे इन्हें लगता है अगर ये पार्टनरशिप करते हैं स्पेसएक्स के साथ। तो इन्होंने कोई फाइनेंशियल डिटेल्स तो नहीं दिए हैं कि किस तरीके का टाई अप होगा, बट आगे जाकर हमें हो सकता है फाइनेंशियल अपडेट्स भी मिले एंड स्टारलिंक एंड एयरटेल दोनों ही अपोजिंग कैंप्स में रहे हैं एक थॉर्निंग इश्यू पे, जहाँ पे सैटकम स्पेक्ट्रम की बात होती है, प्राइसिंग की बात होती है, काफ़ी सारे ऐसे इश्यूज़ हैं जहाँ पे ये दोनों एक-दूसरे को बिल्कुल अपोज़ करते हैं। लेकिन आप ये देखिए बिज़नेस पैसा एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसा भाषा है, जो हर इंसान को समझ में आता है, हर देश में ये भाषा चलता है, आपको बहुत ईज़ी है सीखना अगर आप ये भाषा सीख सकते हो और किसी की भी दोस्ती किसी से भी करा सकता है और यही हमें देखने को मिल रहा है एयरटेल और स्टारलिंक के साथ। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप ऐसी वीडियोज़ को रोज़ देखना चाहते हैं तो आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद।